जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आगजनी की घटना को लेकर न्यूज 18 ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। न्यूज 18 सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। अस्पताल के मैनेजमेंट ने बड़ी ही होशियारी से फर्जी दस्तावेज के बावजूद एनओसी हासिल कर ली, प्राप्त कर ली। हैरानी की बात तो यह है कि सीएमएचओ और तत्कालीन जांच टीम ने बिल्डिंग तक को नहीं देखा और पंजीयन दे दिया। यही नहीं, अस्पताल कई मानकों पर खरा नहीं उतरा है, बावजूद उसके रिकॉर्ड में खानापूर्ति की गई। न्यू लाइफ हॉस्पिटल को लेकर खुलासा, न्यूज 18 कर रहा सबसे बड़ा खुलासा। आगजनी की घटना का सबसे बड़ा खुलासा। अस्पताल का लाइसेंस लेने के लिए सीएमएचओ को चौंकाने वाली जानकारी दी। बिल्डिंग कंप्लीशन प्रमाण पत्र के साथ प्राइवेट लेआउट भी लगाया गया। अस्पताल के अंदर और बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता। सीएमएचओ तत्कालीन जांच टीम ने बिल्डिंग का स्वीकृत लेआउट नहीं देखा। बिल्डिंग का लेआउट देखे बिना पंजीयन जारी किया गया। भवन में आगजनी की स्थिति में दमकल वाहन के जाने का रास्ता नहीं। दमकल वाहन के आने जाने के लिए निर्धारित 3.5 मीटर साइड स्पेस नहीं। अनफिट होने के बावजूद अस्पताल का पंजीयन दिया गया। बिल्डिंग पूर्णता प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में न होने के बावजूद खानापूर्ति। अगस्त 2021 में शासन के आदेश पर समस्त अस्पतालों के निरीक्षण में लापरवाही। 6 सदस्य कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नियमों को सही बताया। आखिर कौन है 8 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार? ये सभी प्रमाणित दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश किए गए हैं। विचाराधीन एक याचिका में शासन द्वारा पेश किए गए। तो न्यू लाइफ अस्पताल को लेकर, अग्निकांड को लेकर सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 कर रहा है। जी हां, न्यूज 18 इस अग्निकांड पर सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आगजनी की घटना का सबसे बड़ा खुलासा है ये। अस्पताल का लाइसेंस लेने के लिए सीएमएचओ को चौंकाने वाली जानकारी दी है। बिल्डिंग कंप्लीशन प्रमाण पत्र के साथ प्राइवेट लेआउट भी लगाया गया। अस्पताल के अंदर और बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता है। जी हां, सीएमएचओ और तत्कालीन जांच टीम ने बिल्डिंग का स्वीकृत लेआउट नहीं देखा। बिल्डिंग का लेआउट देखे बिना ही पंजीयन जारी किया गया। भवन में, बिल्डिंग में आगजनी की हालात में दमकल वाहन के जाने का रास्ता नहीं था। दमकल वाहन के आने जाने के लिए निर्धारित जो 3.5 मीटर का साइड स्पेस होता है वो भी नहीं था। जबलपुर जिले में विगत 3 सालों में 50 से 60 अस्पतालों को लाइसेंस जारी किया गया है। इस संबंध में हमने जब आरटीआई से दस्तावेज प्राप्त किए तो हमने पाया कि लगभग 70% ऐसे अस्पताल हैं जो कि नियमों की पूर्ति नहीं करते हैं, जिनके भवन जो है अस्पताल की दृष्टि से अनफिट हैं। उसके बावजूद जिले के स्वास्थ्य अमले ने उनको उपयुक्त बताते हुए उनको अस्पताल का पंजीयन जारी किया गया है। इस मामले में हमने कई अस्पतालों के उदाहरण देकर जब जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत की तो उन्होंने 3-4 अस्पतालों की पंजीयन निरस्त करके खानापूर्ति कर दी। लेकिन उन अस्पतालों को पंजीयन जारी करने के पूर्व किए गए निरीक्षण और उसके लिए निरीक्षण में उनको उपयुक्त बताने वाले अधिकारियों, इन सब के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यवहारिक रूप से देखें और वास्तविक रूप से देखें तो इन किसी नियमों का कंप्लायंस नहीं हुआ है, जिस कारण से आज जो है इतने लोग हताहत हुए हैं। और इन सब के जिम्मेदार वो अधिकारीगण हैं जिन्होंने ऐसे अनफिट भवनों में अस्पताल का पंजीयन जारी किया गया है। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जबलपुर में उस वक्त हल्का मच गया जब यहां एक निजी अस्पताल न्यू लाइफ हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से यहां 8 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अस्पताल में आग की लपटें,
हर तरफ धुएं का गुबार, धू धू कर जली बिल्डिंग, मंजर ऐसा कि कांप गई रूह। तस्वीरें जबलपुर की हैं और खास बात यह है कि आग के गोले में जो बिल्डिंग तब्दील हुई है वो है अस्पताल। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जब आग लगी तब अंदर कई कर्मचारी और मरीज थे। जो लोग ऊपरी मंजिल पर थे उन लोगों ने खिड़कियों की कांच तोड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन निचली मंजिल पर लोग फंसे रह गए और आग की चपेट में आ गए। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। डेड बॉडीज ज्यादा हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। घटना क्यों हुई है, कैसे हुई है पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि संख्या 10 से ऊपर जाएगी। ईश्वर करे, हम लोग सिर्फ अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये संख्या कम से कम हो। निश्चित रूप से जो घटना है बड़ी दर्दनाक घटना है। जैसे ही हमको सूचना मिली थी हमने नगर निगम में फायर की गाड़ियों को कराया था। अभी जो संख्या की जानकारी मिल रही, लगभग 7 लोग खत्म हो चुके हैं। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है उन घटना की हम जांच की मांग की भी करेंगे और अभी मौके में हमारे सभी जनप्रतिनिधि लोग आ चुके हैं। हम भी प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी लोगों को हम यहाँ से निकाल सकें और जहाँ भी जीवन की पूरी उम्मीद है उनको बचाया जा सके। यहाँ से जो भी इस तरह के लोग मिल रहे हैं उनको मेट्रो हॉस्पिटल और अन्य जगहों पे हम लोग यहाँ लगातार भेज भी रहे हैं। पेशेंट्स तो जैसा अभी प्रथम दृष्टया बताया कि सबको इवैक्यूएट कर लिया, ऐसा अभी कहना है। अभी इसको वेरीफाई करना है। हमारे थाना प्रभारी स्वयं ये बता रहे हैं कि ऊपर अभी इनको कोई नहीं दिखे हैं। देखिए, अभी प्राथमिक जो सूचना मिली, हमारे पास इमरजेंसी की सूचना मिली है। ये तो रिकॉर्ड और बात चेक करने वाली बात है। प्राथमिक ड्यूटी की हमारे पास जितने मरीज यहाँ पर हैं और जो स्टाफ है उनको सेफ रेस्क्यू कर पाए, दिस इज आवर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की टीमों को घंटों जूझना पड़ा। हादसे के बाद एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर का मंजर देखकर हर कोई सकते में है। सर, किस तरह की जांच की जाएगी और क्या अब अभियान नेक्स्ट स्टेप क्या हो? टीम सर्च के लिए गई हुई थी। बाकी हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, वो आपको उसके बारे में बेहतर जानकारी देंगे। एनडीआरएफ की टीम पूरा चेक करके आई। अभी कोई भी वहाँ पर बाकी नहीं है कैजुअल्टी में। एनडीआरएफ से सर है हमारे एनडीआरएफ के अधिकारी हैं संजीव कुमार गुप्ता जी, उनसे जानते हैं किस तरह से सर जाँच की जाएगी और हादसे में अभी क्या सामने आया। सर, हमें जैसा आदेश मिला हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तो कि यहाँ आग लगी हुई है, तो हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पहुँचे और उसके हिसाब से हमने प्रशासन की मदद से काम किया और सबसे पहले सर्च का काम किया। सर्च के काम करने के दौरान हमने देखा कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर ज़्यादा डैमेज हुआ, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक गए और मैंने सारा सर्च का काम मेरे रेस्क्यूअर द्वारा कंप्लीट किया गया। ऑल ओके है सर। हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख जाहिर किया। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख जबकि घायलों के लिए 50-50 हजार की सहायता राशि का ऐलान किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने हादसे पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया। बताया जा रहा है कि जनरेटर से आग भड़की थी जिसने धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे हादसे को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन कैसे एक ही एग्जिट और एंट्री वाले अस्पताल को अनुमति दे दी गई? सुरक्षा मापदंडों का पालन क्यों नहीं किया गया? क्या अस्पताल के पास फायर सेफ्टी की एनओसी थी? क्या प्रशासन ऐसे अस्पतालों का नियमित निरीक्षण नहीं करता? जाहिर है इन सवालों के जवाब जांच के बाद मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिलेंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। प्रतीक अवस्थी के साथ पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। आगे बढ़ेंगे। भोपाल और रायसेन में एनआईए की दबिश को लेकर एक नई बात सामने आई। वहीं हाफिज अनस और जुबैर मंसूरी को एनआईए ने 8 अगस्त को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों से एनआईए एक बार फिर पूछताछ करेगी। भारत में आईएसआईएस के मॉड्यूल को लेकर एनआईए की जांच तेज हो गई है। 6 राज्यों में एनआईए की टीम ने 13 जगहों पर छापेमारी की थी। अब जब्त किए गए लैपटॉप और दूसरे संदिग्ध सामानों की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल से हाफिज अनस और जुबैर मंसूरी को एनआईए ने पकड़ा, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया। हालांकि दोनों के एनआईए ने 8 अगस्त को फिर से पूछताछ के लिए तलब किया है। पूछताछ के लिए संदिग्ध हाफिज अनस और जुबैर मंसूरी को नोटिस भी दिया गया है।
ISI मॉड्यूल को लेके जो जांच की जा रही है उसमें जो 2 युवकों से पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। खुद सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बताया कि किस तरीके से NIA जांच कर रही, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये मामला नहीं है, सेंट्रल एजेंसी इसमें जांच कर रही। जो अनस है और जो दूसरा जो युवक है सिलवानी का जो रहने वाला है, दोनों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन NIA ने इन्हें दिल्ली जो है 8 तारीख को यहाँ पर बुलाया। हालांकि कई तरीके के सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। हमने अनस के परिवार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया बातचीत करने। उधर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि NIA की छापेमारी के बाद पुलिस को अलर्ट किया गया है। साथ ही मकान मालिकों को किराएदारों की जानकारी थाने में देने को कहा गया। संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुलिस को जो मकान मालिकों, जो किराएदार रहते हैं, सभी थानों को हम अलर्ट करने वाले हैं कि वो इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं इनकी जानकारी पूरी की पूरी लें। और मकान मालिकों से भी अनुरोध करने वाले हैं कि इस तरह के संदिग्ध लोगों को किराए से मकान न दें। अगर कोई है तो संबंधित थाने को जानकारी दें। 3-4 बलेरो आई और बलेरो में से काफ़ी पुलिस अधिकारी जो सिविलियंस थे, सिविल ड्रेस में थे, वो उतरे। और एक जो बलेरो थी उसमें से हाफिज अनस थे, उनके साथ आए थे गाड़ी के अंदर। तो उन्होंने उनको उतारा मैंने देखा कि काफ़ी लोग हैं, गाड़ी आई है, तो वो अनस में को उतार के वो स्कूल में ले गए। उन्होंने ऑफिस का लॉक था, ऑफिस का लॉक खुलवाया और फिर काफ़ी क्राउड इकट्ठा हो रहा था, तो अधिकारियों ने और जो लोकल पुलिस के लोग थे तो उन्होंने सबको हटाया। NIA की दबिश को लेकर अब्बास नगर में लोग सहमे दिखे। वहीं हाफिज अनस की मां ने बेटे को बेकसूर करार दिया। वक्त आने पर परिवार ने अपना पक्ष रखने की बात कही। वहीं अब्बास नगर के लोगों ने NIA की जांच पर सवाल भी उठाए हैं। लड़का तो बिल्कुल सीधा साधा है, इस तरह का कोई मामला अभी तक तो नज़र नहीं आया, क्योंकि स्कूल चल रहा है। उनकी मदर के साथ वो रोज़ मॉर्निंग में मदर को लेके आते हैं और वापस लेके जाते हैं। किसी से कोई बातचीत के रहने वाले एक्चुअली ये सिटी में रहते हैं, बट इन्होंने यहाँ रेंट पे स्कूल लिया हुआ है। वो ब्राइट हाउस वहाँ पर रहते हैं ये, तो अभी इस तरह का मुझे कोई आशंका तो नहीं हुई। पर दूसरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि एक सेंटर दिल्ली से एक टीम आती है, 2 लोगों को अरेस्ट करती है, फिर उनसे जांच करती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। अगर उनके पास एविडेंस नहीं थे तो 2 जो लड़के हैं नौजवान, उनको उठाया जाता है। और नेशनल मीडिया के अंदर जिस तरह की बातें चलाई जा रही हैं कि साथ वो संगीत गतिविधियों में लिप्त थे या क्रॉस फंडिंग हो रही थी, तो NIA की टीम बगैर एविडेंस के आधार पर तो किसी को उठा नहीं सकती। कहा यह जा रहा है कि अब तक की जांच में विदेशी फंडिंग के सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं। इस फंड का इस्तेमाल युवाओं का ब्रेन वॉश कर मॉड्यूल से जोड़ने के तौर पर किया जा रहा था। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। MP में सरकारी कर्मचारियों के लिए महीने के पहले दिन राहत भरी खबर आई। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश दिए हैं, लिहाजा अब MP में भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर होगा। MP में सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो गया है, जिसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर MP में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे सरकार पर करीब 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। इसकी जानकारी खुद CM शिवराज ने दी है। अगस्त माह के वेतन जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उससे हम लागू कर रहे हैं। शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। नगर सरकार के लिए गंगा की सौगंध के वीडियो पर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। दमोह और सीहोर के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। दमोह में पार्षदों का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी के 4, कांग्रेस के 1 और निर्दलीय पार्षद हैं। वीडियो उत्तराखंड के ऋषिकेश का बताया जा रहा है। आरोप है कि बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए बीजेपी के जिला महामंत्री गोपाल पटेल ने इन लोगों को गंगा की शपथ दिलाई। वहीं सीहोर का भी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में निर्वाचित सदस्य गंगा नदी में बड़ी बोट में बैठे दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके हाथों में गंगा जल है और आरोप है कि बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की इनको शपथ दिलाई जा रही है।
उधर वीडियो के वायरल होने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उनका कहना था कि वीडियो में कोई बीजेपी का नेता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने मामले की जांच की बात कही है। वहाँ पर पथरिया की जहाँ पर बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे, और इसलिए अब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर पर प्रयास लोग कर रहे हैं। तो कौन थे, क्या थे, क्यों शपथ हो रही थी, ये हम उससे जांच से ही पता चलेगा। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त और सदस्यों को बरगलाने के आरोप लगाए हैं। भोपाल में कांग्रेस के 4 कैंडिडेट जो जिला पंचायत उनको बंधक बना लिया गया। जितने फर्जीवाड़े दुनिया के अंदर हो सकते हैं इन चुनावों के अंदर, जो जिला पंचायत और नगर निगम में इनने किए हैं, वो अंधेर है। कुल मिला के ये देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। दमोह और सीहोर में बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर है। शहडोल से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई, जहां शव वाहन नहीं मिलने पर शव को बाइक से 80 किलोमीटर ले जाया गया। देखिए रिपोर्ट। शहडोल से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां शव वाहन न मिलने से शव को बाइक पर ले जाना पड़ा। ये तस्वीरें सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाली हैं। दरअसल अनूपपुर से 2 बेटे अपनी मां को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शव वाहन भी नहीं मिला। बेटों ने प्राइवेट शव वाहन वालों से बात की तो उन्होंने शव ले जाने के लिए 5,000 रुपयों की मांग की। इतने पैसे उनके पास नहीं थे। काफी मिन्नतें करने के बाद भी किसी का दिल नहीं पसीजा। अंत में दोनों बेटों ने पैसों के अभाव में अपनी मां के लिए 100 रुपए की एक लकड़ी की पटिया खरीदी और उस पर शव रखकर बाइक से 80 किलोमीटर का सफर तय कर अपने गांव अनूपपुर के गोडारू पहुंचे। वहीं मामला सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि वार्ड बॉय ने परिजनों से शव वाहन के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने शव वाहन लेने से मना कर दिया। सीने में दर्द के कारण जिला अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया था और वहाँ से फिर इसको करीब 12:30 बजे मेडिकल कॉलेज में रेफर किया, जहाँ हमारे यहाँ ICU में इसको भर्ती किया और गंभीर अवस्था में थी। इसको इलाज चालू किया, लेकिन जो भी मतलब अवस्था कुछ ज़्यादा रही होगी तो अर्ली मॉर्निंग 2:40 को इनका देहांत हो गया। देहांत के उपरांत जो भी मतलब जो बॉडी हैंडओवर करी गई और उसके बाद में वार्ड बॉय द्वारा बॉडी को नीचे तक अस्पताल में लाया गया। मुझे जो वार्ड बॉय और उसके थ्रू जो जानकारी मिली है, क्योंकि इसके बाद में शव वाहन ले जाने वाली बात थी, तो वार्ड बॉय ने जो उससे पूछा, वो जो बहुत ही सीधा साधा कोई वार्ड बॉय है, उसने पूछा आपके पास इंतजाम है? तो उन्होंने बोला हाँ इंतजाम है और वाहन हमारा बाहर खड़ा है। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सौरभ पांडे, न्यूज 18, शहडोल। इंदौर को विकास की नई रफ्तार मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मिनी मुंबई को बड़ी सौगात दी। यहां 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। इंदौर को 2,300 करोड़ रुपए लागत की सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सिंगल क्लिक के जरिए शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें राउ फ्लाईओवर समेत 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि 2014 के बाद 2.5 लाख करोड़ के काम केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने दिए हैं। इनमें से 64,000 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं। इंदौर में हमारा सपना है कि हम केवल सड़कों पर न चलें, हम आसमान का उपयोग भी करें। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत के लिए भगवान का वरदान है। इस मौके पर सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर इस समय जो काम पूरे हो गए हैं, 2014 के बाद की बात कर रहा हूं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गडकरी जी ने यह विभाग संभाला। मैं तब से अब की बात कर रहा हूं, जो चमत्कार लगती है। सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। ये अजीब मंत्री है, अद्भुत मंत्री है। ये बात सही कि हम कहते हैं 5,000 करोड़ का दे दो, वो कहते 10,000 करोड़ का ले लो। ये सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये हम चमत्कार सा देख रहे हैं। अब मैं भी मुख्यमंत्री हूं, जब पूरी फेरिस्त आती है तो फिर बजट कैसे, क्या, कहां से करें, 17 चीजें सोचनी पड़ती है। लेकिन नितिन जी, ये आपने सिद्ध कर दिया, जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। इंदौर में हमारा सपना है कि हम केवल सड़कों पर ना चलें, हम आसमान का उपयोग भी चलने के लिए कर रहे हैं। आने वाले 10 साल में इंदौर बेंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है ये। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने इंदौर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंदौर सबसे आगे है। देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए काफी काम करना होगा। और राजनीति में काम करने का मकसद यही है कि हमारे इस मातृभूमि को, हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, ऐसे विकसनशील वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट सुपर इकोनॉमिक पावर को, इस देश को बनाने के लिए हमको काम करना है। कभी कभी मुझे इस बात का संकोच होता है कि इतनी बड़े बड़े शब्दों में जब आप आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो लगता है मैं अपने तरफ से क्या दे रहा हूं, आपका ही आपको दे रहा हूं। आखिर मेरे पास का कुछ नहीं है। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में दुनिया की नंबर 1 की डेस्टिनेशन बननी चाहिए। यही तो हमारा विचार है और उसी लिए हम काम कर रहे हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री तुलसीराम सिलावट, गोपाल भार्गव और उषा ठाकुर समेत कई बड़े नेता और अधिकारी मौजूद रहे। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।